मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारे हिंदी के कार्यपत्रक क्रम संख्या 86, 87 और 88 का। आइए शुरू करते हैं। ये सभी कार्यपत्रक पुनरावृत्ति कार्य से संबंधित है। हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है। कार्यपत्रक 86 में हम पद परिचय के बारे में जानेंगे। कुछ आपको प्रश्न पूछे गए हैं जिनका आपको पद परिचय देना है, और इसमें जो सवाल पूछे गए हैं वो उसी प्रकार से पूछे गए हैं जिस प्रकार से आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। यानी बहुवैकल्पिक आपको प्रश्न दिए गए हैं। हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों में से सबसे सही विकल्प को आपको चुनना है। कार्यपत्रक 86। प्यारे बच्चों, अभी तक आप अपने पाठ्यक्रम के लगभग सभी व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं, यानी कि आपका पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है। आइए आज हम पद परिचय का अभ्यास करें। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन शब्दों को जब हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वाक्य के नियम में बनने के बाद वो शब्द ना कहलाकर पद बन जाता है। और वह शब्द व्याकरण के किन किन नियमों के अनुसार प्रयुक्त हुआ है अथवा उस पद का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रेखांकित पद से जुड़े व्याकरणिक नियमों को पहचान कर उसके पद परिचय संबंधित सही विकल्प चुनिए। सबसे पहला प्रश्न है, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। जीप जो शब्द है जो कि वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है, तो शब्द ना कहकर हम इसको क्या कहेंगे, पद। और जिसके नीचे रेखांकित किया गया है उसी का आपको पद परिचय बताना है। अब पद परिचय के लिए 4 विकल्प आपके पास है और सबसे सही विकल्प को आपको चुनना है। आइए व्याकरण की दृष्टि से जीप शब्द की पहचान करते हैं कि जीप हमारा क्या हो सकता है। क्या ये किसी का नाम है? बिल्कुल हाँ। और नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा में किस प्रकार की संज्ञा है? क्या ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है? नहीं। इसलिए जीप हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता। क्या ये किसी विशेष भाव का नाम है? नहीं। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकता। हाँ, ये जातिवाचक संज्ञा हो सकता है। तो यानी कि जिस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है उसके साथ हम जा सकते हैं। क भाग में जातिवाचक संज्ञा है और घ भाग में जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि क और घ भाग में हमें विचार करने की आवश्यकता है। ख भाग में निजवाचक सर्वनाम, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसको हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। क्रिया विशेषण, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो क और घ में देखते हैं बाकी विकल्प क्या क्या है। जातिवाचक संज्ञा सही है। बहुवचन, लेकिन क्या ये बहुवचन है? एक जीव की बात की जा रही है, तो ये हमारा विकल्प गलत हो जाता है। यानी क भाग भी हमारा सही नहीं है। तो घ भाग के साथ जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, अधिकरण कारक, बैठकर चले गए क्रिया का अधिकरण कारक, तो ये बिल्कुल सही है। जीप में पे पर, यानी अधिकरण कारक की बात की गई है। एक जीप की बात है, एक वचन है और जीप हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार से घ भाग हमारा सही पद परिचय है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। जाग के नीचे रेखांकित है, यानी कि इसी का हमें पद परिचय देना है। तो जाग यानी जागना तो क्रिया है, और क्रिया है तो क्रिया में विशेष रूप से 2 प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो क और ख के साथ हम जा सकते हैं। क्रिया विशेषण बिल्कुल नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल नहीं है। तो ग और घ भाग वैसे ही गलत हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्या ये हमारी सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। संगीत जाग रहा है यानी कि क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल की बात हो रही है। और जाग रहा है, क्या जाग रहा है? संगीत यानी कर्म की मौजूदगी है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। तो क भाग हमारे सारे विकल्प सही है। सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन और वर्तमान काल, तो क भाग बिल्कुल सही है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। वाह, हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। वहाँ के नीचे क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है, यानी कि इसका हमने पद परिचय देना है। और आप अच्छे से जानते हैं ये जो हमारा शब्द है वो विस्मयादि बोधक शब्द है। साथ ही हमें देखना है किस प्रकार के भाव को प्रकट किया जा रहा है। वाह, हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, यानी कि खुशी के भाव है, और खुशी के भाव हैं तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। विशेषण विस्मयादि बोधक नहीं, गलत विकल्प है। क्रिया विशेषण ये भी गलत है। अव्यय बिल्कुल सही है। विस्मयादि बोधक बिल्कुल सही है। हर्ष सूचक, हर्ष क्या होता है? खुशी से संबंधित, तो ये ग भाग हमारा बिल्कुल सही है। और घ भाग में अव्यय जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल ही गलत है, इसलिए सबसे सही विकल्प होगा ग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हम विद्यालय जाते हैं। हम के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी इसी पद का हमें पद परिचय देना है। और हम जो हमारा है वो सर्वनाम है, और किस प्रकार का सर्वनाम है हम जानते हैं।
हम शब्द हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किस प्रकार का है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम विद्यालय जाते हैं यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कोई भी हो सकता है, और जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो ये क्या है, बहुवचन। और साथ में जाते हैं क्रिया का क्या है, कर्ता कारक। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सबसे सही बैठता है। निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल ही गलत है, पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल सही है, उत्तम पुरुष बिल्कुल सही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कोई भी हो सकते हैं, बहुवचन कर्ता कारक। तो ख भाग हमारा सबसे सही लग रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, गुणवाचक विशेषण नहीं। जब हमें स्पष्ट नहीं होता कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग तो वहाँ पर आपको पुल्लिंग भी दिया जा सकता है और स्त्रीलिंग भी दिया जा सकता है, और कभी कभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही विकल्प दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पुल्लिंग दिया गया है और सभी विकल्प में से सिर्फ हमारा ख भाग बिल्कुल सही है। और साथ ही क्रिया से भी पता लग जाता है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अगर इसको स्त्रीलिंग हम बनाना चाहते हैं तो वाक्य इस प्रकार से हो सकता था, हम विद्यालय जाती हैं। तो जाती हैं तो वहाँ पर स्पष्टता होती किसकी, स्त्रीलिंग की, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द सही है। अगला हमारा वाक्य है, रीना 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 10वीं पद का पद परिचय देना है और ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है जो बार बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए देखते हैं कि इसका पद परिचय हम कैसे दे सकते हैं। रीना 10वीं कक्षा में पढ़ती है, तो 10वीं हमारी संख्या का बोध करा रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण है, और किसकी विशेषता बता रहा है, कक्षा। कक्षा हमारी कौन सी है, 10वीं। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो सकता है। गुणवाचक विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण बिल्कुल नहीं, संख्यावाचक विशेषण हाँ, ग भाग सही है, स्त्रीलिंग हाँ, कक्षा हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो उसका विशेषण भी क्या होगा, स्त्रीलिंग। एक वचन एक कक्षा की बात हो रही है और कक्षा विशेष्य है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही है, ग भाग। और कभी कभी इसी प्रकार के पद परिचय में संख्यावाचक विशेषण के साथ क्रम सूचक शब्द भी लगा दिया जाता है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, 9वां, 10वां, 10वीं कक्षा की बात हो रही है तो ये किसी निश्चित क्रम की बात की जा रही है, तो क्रम सूचक शब्द भी कभी कभी पद परिचय में दे दिया जाता है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है, ग भाग। संख्यावाचक विशेषण स्त्रीलिंग है क्योंकि कक्षा हमारा स्त्रीलिंग है, और जो विशेषण होता है उसका लिंग वही होता है जो विशेष्य का होता है। एक वचन क्योंकि कक्षा एक है तो विशेष्य और विशेषण का लिंग एक ही होता है, और कक्षा हमारा किसका कार्य कर रही है, विशेष्य का। आइए कार्यपत्रक 87 का हल करते हैं। ये आपका पठित काव्यांश है जिसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, और इस प्रकार का एक प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा में आने वाला है जो कुल 5 अंक के लिए आएगा। कविता को आप पढ़ चुके हैं। ये कविता हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है, और आप अच्छे से जानते हैं कविता अट नहीं रही में फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि निराला फागुन मास में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन इतने अच्छे शब्दों में करते हैं, और उनकी आंखें इस सुंदरता से हटती नहीं है। उनका मन करता है कि बार बार इस सुंदरता को देखते रहें, और इसी के बारे में उन्होंने अपनी कविता अट नहीं रही में बताया है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर क्या होता है, हृदय या मन। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, पाट पाट यानी जगह जगह। पूरी प्रकृति में जगह जगह इतनी सुंदरता बिखरी हुई है, इतनी मादकता बिखरी हुई है कि कवि निराला की आंखें उससे दूर हट नहीं रही है। इन्हीं कविता की पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अगर कविता की व्याख्या हम अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी प्रश्न बड़ी आसानी से हम हल कर सकते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तन में क्या नहीं सट रही है, सटना यानी समाना। हमारे शरीर में क्या नहीं सट रही है, क्या नहीं समा रही है, सांस की वायु, फागुन की सुंदरता, आकाश की सुंदरता, हवा के झोंके। तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, आप अच्छे से जानते हैं फागुन की सुंदरता तन में सट नहीं रही है। दूसरा हमारा सवाल है, डाली की स्थिति कैसी है, पत्तों से भरी, पत्तों से सूनी, पत्तों से लदी, पत्तों से झुकी। तो काव्यांश में सीधा सीधा कहा गया है पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो ग भाग हमारा सही है, पत्तों से लदी हुई है, डालियों के ऊपर बहुत सारे पत्ते आए हुए हैं, और किस रंग के आए हुए हैं, हरे और लाल रंग के। प्रश्न संख्या 3, कवि क्या करना चाहते हैं जो उनसे नहीं हो पा रहा है। आँख हटाने की कोशिश, आँख गड़ाने की कोशिश, आँख मूंदने की कोशिश, आँख झुकाने की कोशिश।
कवि क्या करना चाहते हैं, आंख हटाने की कोशिश करना चाहते हैं। इतनी जो सुंदर प्रकृति है उससे अपनी आंखों को हटाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें हट नहीं रही हैं। तो कौन सा विकल्प सबसे सही है, क। अगला प्रश्न है, पत्तों का रंग कैसा है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, हरा और लाल। कौन सा विकल्प सही है, ग भाग। प्रश्न 5 है, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। इसमें आपको अपना उत्तर लिखना है और आप अच्छे से जानते हैं फागुन मास की सुंदरता की वजह से प्रकृति इतनी मादक और मनमोहक लग रही है कि कवि अपनी आंखें हटाना चाहता है, लेकिन फिर भी उस सुंदरता से नहीं हटा पा रहा है। चारों तरफ पत्तों से लदी हुई डाल है, चारों तरफ फूलों की मादक गंध है जो कवि का मन अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और प्रकृति में इतनी सुंदरता बिखरी हुई है, चारों तरफ इतना सुंदर वातावरण है कि कवि चाहकर भी फागुन के मास की सुंदरता से अपना मन हटा नहीं सकता, अपनी आंखें हटा नहीं सकता। कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से इसीलिए हट नहीं रही हैं। अगला प्रश्न है, फागुन अन्य ऋतुओं से कैसे भिन्न होता है। अपने शब्दों में लिखिए। फागुन का जो महीना होता है उसमें ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। मौसम बड़ा सुहावना होता है और इतने सुहावने मौसम में चारों तरफ इतनी मादक गंध होती है। पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, नई नई कोपलें आ जाती हैं और चारों तरफ इतनी सुंदरता होती है। साथ में फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। लोग अनेक प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, फाग के गीत गाते हैं और मन आनंदित हो जाता है। फागुन अन्य ऋतुओं से बिल्कुल अलग है, इसी के बारे में आपने लिखना है। आइए अगला कार्यपत्रक देखते हैं। कार्यपत्रक क्रम संख्या 88। ये हमारा पठित गद्यांश है और पठित गद्यांश से भी आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि कुल 5 अंक के लिए आता है। आप देख सकते हैं लखनवी अंदाज पाठ से कुछ पंक्तियां ली गई हैं और पाठ को आप पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब यहाँ पूछा जा सकता है कि सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया गया, तो यहाँ पर साफ साफ कारण बताया गया है। भीड़ से बचने के लिए, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए। ये तीनों ही कारण इसमें बताए गए हैं। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गई। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन यानी कि सुनसान नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ये हमारी कुछ पंक्तियां हैं और ये पाठ की शुरुआती ही पंक्तियां हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया, आपको कारण बताए गए हैं। 3 कारण यहाँ पर दिए गए हैं। आइए विकल्प देखते हैं। प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए, बिल्कुल सही है। नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए, बिल्कुल सही है। भीड़ से बचने के लिए, बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों विकल्प सही हैं। तो कौन सा सही विकल्प आएगा, चौथा, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, सज्जन शब्द का विलोम शब्द होगा। सज्जन यानी कि बहुत ही भला मनुष्य और इसका विपरीत क्या होगा, दुर्जन। दूसरा विकल्प हमारा सही है। और साथ में कभी कभी इस तरह के जो प्रश्न होते हैं जो व्याकरण से संबंधित होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, जो कि पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। इसलिए आपकी व्याकरण की सामान्य जानकारी की जांच करने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्जन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने से पूर्व लेखक ने क्या अनुमान लगाया था। डिब्बा बिल्कुल खाली होगा, बिल्कुल सही विकल्प है। डिब्बा लोगों से भरा होगा, ऐसा तो नहीं सोचा था। डिब्बे में नवाब साहब होंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। डिब्बे में खाना मिलेगा, ये बात भी बिल्कुल गलत है। लेखक ने सोचा था कि ट्रेन में जो डिब्बा वो लेने वाले हैं उसमें कोई भी नहीं होगा और एकांत में बैठकर वो अपनी नई कहानी के बारे में सोच सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष क्यों दिखा।
लेखक जैसे ही डिब्बे में चढ़ते हैं तो उनको क्यों लगा कि नवाब साहब जो चिंतन में बैठे हुए थे एकांत में, उसमें विघन पड़ गया है। नवाब साहब को जल्दी पहुंचने की चिंता थी? ऐसा तो नहीं है। नवाब साहब एकांत में खीरा खाना चाहते थे। लेखक नवाब साहब का पूर्व परिचित था? ये भी नहीं है। उपरोक्त सभी ये भी नहीं है। तो दूसरा विकल्प सबसे सही है। नवाब साहब एकांत में खीरा खाना चाहते थे और अचानक से लेखक आ जाते हैं, तो जैसे ही वो आते हैं तो उनका एकांत जो चिंतन था उसमें क्या पड़ जाता है? विघन पड़ जाता है। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं और आप सभी जानते हैं जितने भी पाठ और जितनी भी कविताएं हैं उनके लेखक और कवि आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 1 से 2 सवाल जरूर आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पाठ के लेखक का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा गद्यांश है वहाँ पर आपको लेखक का नाम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो आप अच्छे से जानते हैं ये पाठ किसने लिखा है? लखनवी अंदाज यशपाल ने। तो पाठ का नाम, कविता का नाम, लेखक का नाम और कवि का नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कार्यपत्रक संख्या 85 के उत्तर। कार्यपत्रक संख्या 85 के जो भी प्रश्न थे उनके उत्तरों की जांच आप यहाँ से कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पुनरावृत्ति कार्य करते समय और बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, परीक्षाएं आपकी नज़दीक है और इसीलिए बार बार आपको अभ्यास करना है। जहाँ से भी आपको कोई नया सवाल मिलता है, कोई भी सैम्पल पेपर मिलता है, कहीं से भी आपको सामग्री मिलती है जो कि पुनरावृत्ति कार्य से संबंधित है, अभ्यास कार्य से संबंधित है, तो आपको उसका अभ्यास करना चाहिए। इस समय में जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और साथ में जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। आपको अपना अभ्यास जारी रखना है, बीच में ब्रेक नहीं लेना है। बोर्ड की परीक्षा तक बिल्कुल लगातार अभ्यास करना है, हर विषय का अभ्यास करना है। जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।